Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. So, in today's video, we are going to start the chapter number 3 of class 11th. ठीक है, क्लास 11th का एक नया चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। लास्ट जो वीडियोस आई थी उसके अंदर हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को कवर करा था एंड साथ में हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कवर कर लिया था। आज की वीडियो से हम लोग प्लांट किंगडम चैप्टर को स्टार्ट करने, ठीक है, प्लांट किंगडम चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये वीडियोस आपके 11th के लिए, नीट, आईसर और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम सबके लिए यूजफुल रहने वाली है। एंड जो नोट्स रहेंगे वो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे? आप टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे एंड नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। ओके, चलो आज का ये जो वीडियो होगा ना, दैट विल बी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग कुछ बेसिक बातें जानेंगे। ठीक है, प्लांट किंगडम किस तरीके से डिवाइड हुआ, ठीक है, प्लांट किंगडम के बारे में जानेंगे। फिर जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Whittaker in 1969 proposed the five kingdom classification, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा वो क्या था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड उसमें हमने बात की थी विटेकर साहब के बारे में। आर एच विटेकर ने 1969 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। ठीक है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को उन्होंने क्या किया था? प्रपोज किया था। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड एक किंगडम को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, किंगडम प्लांटे इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। जब हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हमने बाकी किंगडम्स को बहुत डिटेल में बात किया था, बट हमने कहा था कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को हम सेपरेट चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है ये किसके ऊपर है? प्लांट किंगडम के ऊपर। एंड किंगडम प्लांटे को ही क्या बोला जाता है? प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। देयर हैव बीन मेनी चेंजेस इन द प्लांट किंगडम। ठीक है, यानी कि क्या मतलब है इस बात का? जैसे हम लोग प्लांट किंगडम को अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लांट किंगडम अभी जैसा है, पहले ऐसा नहीं था। यानी कि विद टाइम यहाँ पर क्या हुई है? कुछ चेंजेस हुई है। ठीक है, यानी कि कुछ मॉडिफिकेशंस हुई हैं। जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है स्टडीज के अंदर, रिसर्च के अंदर, तो क्या देखा जाता है कि शायद कोई ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उसको रिमूव कर दिया गया, या फिर शायद कोई ऑर्गेनिज्म जो किसी और किंगडम में पहले था उसको किंगडम के अंदर ऐड किया गया। ठीक है, सो वो क्या क्या चेंजेस थे उनकी बात अभी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, so fungi and members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from Plantae. Now this point is very very important, यानी कि fungi, ठीक है, fungi के ऊपर हमने एक कंप्लीट किंगडम की बात की, किंगडम fungi। एंड कुछ मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा जहां पर पहले सेल वॉल प्रेजेंट थी उनको प्लांटे किंगडम के अंदर रखा जाता था, बट अब उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ओके, सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सो द साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जिनको एज ब्लू ग्रीन एल्गी हम लोग जानते हैं, दे आर नॉट एल्गी एनी मोर। ठीक है, यानी कि वो अब हमें पता है कि वो एल्गी नहीं है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग पढ़ेंगे। किंगडम प्लांटे इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, किंगडम प्लांटे के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, एक एनिमेटेड डायग्राम है। ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि किस किस तरीके से एडवांसमेंट हुई। ठीक है, यानी कि एल्गी से किस तरीके से, फिर ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद में देन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब इनके ऑल्टरनेट नेम्स क्या होते हैं, उनको ऐसा क्यों बोला जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इनके बारे में क्लास 12th में आप चैप्टर नंबर 1 जो पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि किस किस तरीके से एडवांसमेंट्स देखने को मिली। ठीक है, प्लांट किंगडम की। ओके,
नाउ क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में, अभी तक हमने बहुत ही बेसिक बात की है, ठीक है। ये जो लेक्चर है छोटा रहेगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर एल्गी को स्टार्ट, ठीक है। नाउ the earlier system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaf etc. यानी कि जो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, देखो जो मोस्ट अर्ली थे वो शायद जो रहे होंगे वो यूज पे रहे होंगे, ठीक है। हमने बात की थी पहले भी, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर। अब अगर एंजियोस्पर्म्स के अंदर बात की जाए क्लासिफिकेशन की, तो शायद जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम थे ना, वहां पे सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता था, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यानी कि कैसे हैबिटेट में रह रहे हैं, उनका कलर कैसा है, ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, शेप ऑफ लीव्स कितने हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिनको कंसिडरेशन में लिया जाता था, किस लिए, अगर हमें डिफरेंट स्पीशीज को स्टडी करना था, ठीक है, और उनका क्लासिफिकेशन करना था, तो हम कुछ ये कैरेक्टर्स को कंसिडर करते थे। They were based mainly on vegetative characters और on the endometrium structure, यानी कि ये जो कैरेक्टर्स थे ये मेनली कहाँ पे, या फिर ये किसके ऊपर बेस्ड थे, they were based on vegetative characters, ठीक है, यानी कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स किस तरीके से, एंड एंड्रीशियम का स्ट्रक्चर कैसे, ठीक है, एंड्रीशियम का स्ट्रक्चर कैसा है। एंड दिस सिस्टम वाज गिवन बाय लिनेयस, दिस सिस्टम वाज गिवन बाय लिनेयस, दिस इज इट, ठीक है। यानी कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम जहाँ पे ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कंसीडर होते थे, वो लिनेयस साहब ने दिया था, कैरोलस लिनेयस या कार्ल लिनेयस भी बोला जाता है। सच सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल, अब ये क्या थे, दीज सिस्टम्स वर आर्टिफिशियल, ऐसा इनको क्यों बोला गया, बिकॉज दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, ठीक है, यानी कि कुछ तीन चार कैरेक्टर्स या कुछ कैरेक्टर्स देखे, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज देखी, एड उन्हीं के बेसिस पे क्या कर दिया, उनको क्लासिफाई कर दिया। तो इस वजह से क्या हो रहा था, कई बार जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी वो भी क्या थी, वो डिफरेंट किंगडम्स के अंदर पाई जा रही थी, ठीक है, इन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। सो इसको आर्टिफिशियल सिस्टम बोला जाता है, यानी जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, वो दिया था लिनिक्स, ठीक है। नाउ also the artificial system gave equal weightage to the vegetative and sexual characteristic। अब ये जो सिस्टम था यहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या दिया गया, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया, जो कि असल में ट्रू नहीं है, ठीक है। व्हाई, बिकॉज जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं दे आर मोर इजिली इफेक्टेड बाय एनवायरमेंट, ठीक है। जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं वो ज्यादा इजीली क्या हो जाते हैं, एनवायरमेंट की वजह से इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल कैरेक्टर्स में ऐसा नहीं होता, तो इक्वल वेटेज वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिस्टम के ये कुछ क्या है, लिमिटेशंस है, कि उसने क्या किया, कुछ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज थी उनको सेपरेट कर दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है, एंड दिस सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर ट्रू नहीं, ठीक है। नाउ अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज डेवलप, यानी कि अब देखो कोई अगर लिमिटेशन निकल के आ रही है तो उसका कुछ सॉल्यूशन भी निकल के आता है, तो और साइंटिस्ट आगे आए और रिसर्च हुई, तो उसके बाद में वहां पर क्या हुआ, वहां पर कुछ नेचुरल क्लासिफिकेशंस जो है वो डेवलप हुए, which were based on natural affinities among the organism and consider not only the external features but also internal features like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। अब ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से क्यों बेटर था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं कंसीडर हो रहे थे, यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल फीचर्स भी कंसीडर हो रहे थे, यानी अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो जो ऑर्गेनिज्म है उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसा है, उनका एनाटॉमी कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज होती है, एंड फाइटोकेमिस्ट्री, यानी कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कौन से फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जा रहे हैं, कौन से केमिकल्स या फिर कौन से कंपाउंड्स वहां पर मिल रहे हैं। सो दैट वाज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन इन natural classification system. Such a classification for flowering plants was given by Bentham and Hooker। ये जो क्लासिफिकेशन था ये किसने दिया था, ये दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। जेडी हुकर मतलब जोसेफ डाल्टन,
फॉस्फेट। आप बेंथम एंड हुकर भी याद रख सकते हो, ठीक है, तो उससे आपको याद रह जाएगा। सो इन्होंने क्या दिया था, ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। अब अगर अभी की बात की जाए, करंटली जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हम लोग स्टडी करते हैं, जिसको कंसिडरेशन में लेते हैं, दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। कलर चेंज कर ले। ओके, सो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अभी करंटली जो है एट प्रेजेंट, दैट इज एक्सेप्टेबल। देखो, फाइलोजेनिक का मतलब क्या होता है? जहां पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कंसीडर किया जाता है, यानी कि जो अभी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जो पास्ट में ऑर्गेनिजम्स थे उनसे किस तरीके से रिलेटेड है, ठीक है। रिलेटेडनेस जब स्टडी की जाती है तो वहां पर हम लोग उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं, ठीक है। एंड दिस सिस्टम अज्यूम्स दैट organism belonging to the same taxa are have are having a common ancestor। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, अगर कोई दो ऑर्गेनिजम्स वो सेम टैक्सा से बिलोंग करे। अब टैक्सा क्या होता है वह भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट, ठीक है। तो अगर कोई दो ऑर्गेनिजम्स या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब उनका एक कॉमन एंसेस्टर जो है वो रहा हो, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, इट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या करता है, रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। एंड इट बिकेम मोर इम्पोर्टेंट व्हेन देयर इज नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जब कोई फॉसिल एविडेंस नहीं है तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। मान लो कि किसी ऑर्गेनिज्म का फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता है, तो क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि वो किन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो वो कितनों से रिलेटेड है, किन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, उसके बेसिस पे हम लोग उसका क्लासिफिकेशन इजीली कर सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन इजीली कर सकते हैं। सो दिस सिस्टम इज रियली ओके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी which is carried out using computers। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी होती है ना, इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर एंड इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कई बार क्या किया जाता है, कुछ कैरेक्टर्स लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स लिए जाते हैं और उसके बाद में ना उनको स्कोरिंग किया जाता है। उनका क्या किया जाता है, स्कोरिंग किया जाता है, ठीक है। यानी कि मान लो किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, लेट से हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें उस कैरेक्टर को स्कोर कर दिया जाएगा 1, एब्सेंट है तो कर दिया जाएगा 0, ठीक है। सो ये क्या होता है, इस तरीके से कंप्यूटर के थ्रू कैरी किया जाता है एंड वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको कंसिडरेशन में लिया जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डेटा इज देन प्रोसेस्ड। यानी कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको या तो कोई नंबर दे दिया जाएगा स्पेसिफिक, और उनको कोड्स दिए जाते हैं एंड उसके बाद में डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है, डेटा की प्रोसेसिंग की जाती है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर। अब जब ये किया जाता है तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है एंड एक ही टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या किया जा सकता है, कंसीडर किया जा सकता है, उनका डेटा बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो किया जा रहा है वो कंप्यूटर स्केल से किया जा रहा है, ठीक है। नाउ साइटोटैक्सोनॉमी इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि सेल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है, एक मिनट रुकिए, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर हम लोग क्या करें, जितने भी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसको कंसीडर करते हैं। एंड कीमोटैक्सोनॉमी जो होती है, ठीक है, कीमोटैक्सोनॉमी क्या करती है, इट यूजेस द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स टू रिजॉल्व कंफ्यूजन, ठीक है। तो कीमो का मतलब ही क्या होता है, कीमो इज रिलेटेड टू केमिकल, ठीक है। तो कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कंसीडर किया जाता है और साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको कंसीडर किया। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो एक बार इसको देख लेते हैं। देखो, इतने से डायग्राम के अंदर या इस एक स्लाइड के अंदर हमने सारी चीजें कवर करी, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं। लेट मी चेंज द कलर, ब्लैक ले लें,
चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं द इवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, किस तरीके से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इवॉल्व हुए। फेज वन जो था इट वाज ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम विच वाज गिवन बाय लिनियस। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या कंसिडर हो रहा था, इट मेनली फोकस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक हैबिट, कलर, लीफ शेप। ठीक है। फेज टू जो आया, अब इसके लिमिटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फेज टू जो आया इट वाज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ठीक है। अब इसने क्या कंसिडरेशन में लिया, इट कंसिडर्ड नेचुरल एफिनिटीज, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, सो इट वाज बेटर देन द आर्टिफिशियल सिस्टम। अभी जो कंसिडर किया जाता है दिस इज एट प्रेजेंट। ठीक है, एट प्रेजेंट जो कंसिडर किया जाता है दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में जो कंसिडर किया जाता है, इट फोकस ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड कॉमन एंसेस्ट्री। कॉमन एंसेस्ट्री यहाँ पे देखी जाती है, एंड इट इज यूज्ड व्हेन फॉसिल एविडेंस इज लैकिंग। इसको कब यूज किया जाता है, जब वहां पर फॉसिल एविडेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ओके। अब मॉडर्न टेक्सोनॉमी की अगर बात की जाए विच आर कंप्यूटर एडेड, उसके अंदर फर्स्ट जो होता है दैट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या करती है, जितने भी ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स हैं उनको कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, एंड वहां पे कुछ नंबर्स और कोड्स असाइन किए जाते हैं, एंड जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, और एक ही टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को स्टडी किया जा सकता है। साइटोटेक्सोनॉमी जो होती है इट इज बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ठीक है, साइटोटेक्सोनॉमी के अंदर क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर को कंसिडरेशन में लिया जाता है, एंड फिर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। एंड कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको देखा जाता है प्लांट्स के, टू रिजॉल्व ऑल द कंफ्यूजन। ओके, नाउ यहां पर अगर बात की जाए कि क्लासिफिकेशन सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या थे, तो यहाँ पर क्या डिसएडवांटेज थे, इट गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल ट्रेड्स, एंड वेजिटेटिव ट्रेड्स आर इजीली ऑल्टर्ड बाय एनवायरनमेंट। देखो अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम था उसने क्या किया था, इक्वल वेटेज जो है वो दी थी वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल ट्रेड्स को। ठीक है, और जो वेजिटेटिव ट्रेड्स होते हैं वो तो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एनवायरनमेंट से, सेक्सुअल ट्रेड्स में वो चीज देखने को इजीली नहीं मिलती। ठीक है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस उतना जल्दी नहीं होता। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन और यहाँ पर देखने को। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर हम लोग एल्गी से स्टार्ट करेंगे, एंड हम लोग एल्गल क्लासेस की भी बात करेंगे। ठीक है, एल्गी को कंप्लीटली स्टडी करेंगे, उसकी एप्लीकेशन, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, सब चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल रही हो आपके लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with the next part of this chapter. Till then, keep learning.